Hello guys, welcome to my new video of NCERT। आजकल सभी स्टूडेंट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के वजह से सभी स्टूडेंट्स तैयारी करना चाहते हैं और सभी स्टूडेंट्स के पास हम ऐसा चाहते हैं कि उनके पास घर बैठे वीडियोस हो ताकि वे NCERT की सीरीज़ और आगे और भी सीरीज़ को अच्छे से समझ सकें और घर बैठे ही आसानी से कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकें। तो इसी के रिगार्डिंग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने चैनल पे और इस NCERT सीरीज़ फ्रॉम क्लास 6 to 12th। और हम आशा करते हैं कि ये NCERT की सीरीज़ जो हिस्ट्री की है वो सभी स्टूडेंट्स को बेसिक्स सभी एग्ज़ाम्स में, चाहे वो UPSC हो, चाहे SSC हो, स्टेट PCS हो, इस तरह के एग्ज़ामिनेशन में हिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट्स को समझने में मदद करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं NCERT क्लास 6 लेसन नंबर 1। इस वीडियो में सबसे पहले लेसन नंबर 1 की बात करेंगे। इसमें रशीदा नाम की लड़की अखबार पढ़ रही है और वो अखबार जब पढ़ रही है तो उसे हेडलाइन पे नज़र उसका गया और उसने देखा कि उसमें हेडलाइन में लिखा है कि 100 साल पहले 100 years ago क्या हुआ था। उसके बारे में दिमाग में जिज्ञासा हुई कि कल क्या हुआ यह जानने के लिए हम आस पड़ोस के लोग से पूछ सकते हैं। हमें खुद भी पता होगा, यदि हम नहीं हैं तो किसी से पूछ सकते हैं। 1 साल पहले क्या हुआ हम पिछले साल की हेडलाइंस न्यूज़ के माध्यम से या लोगों से पूछ सकते हैं। लेकिन 100 साल पहले क्या हुआ था ये जानने के लिए ये कैसे जाना जाए, इसके बारे में उसके मन में जिज्ञासा हुई। उसने टीचर से पूछा, आसपास सोचा, तब उसे पता चला कि प्राचीन काल में जब आज से लाखों साल पहले, आज से लगभग 50 लाख साल पहले प्राज्ञ मानव जिसे हम कहते हैं होमो सेपियंस, वो आ चुका, उनका उद्भव हो चुका था और धीरे धीरे वे व्यवस्थित रूप से पशु संग्रहण करते थे, गैदरर्स थे, हंटर्स थे, यानी जंगलों में घूमना, फल फूल इत्यादि एकत्र करना, उसे खाना और एक जगह से दूसरे जगह भोजन की और आवास के लिए घूमते रहते थे। तो इस तरह से 50 लाख साल पहले से 10 लाख साल पहले तक उनका जीवन बिल्कुल ही भटकते हुए गुजरा और उसे हम पाषाण काल कहते हैं। उस समय पत्थरों के औजार इत्यादि बनाए जाते थे। तो इस चैप्टर में बात की जा रही है कि लोग कहाँ रहते थे, क्या खाते थे। इसके रिगार्डिंग जैसा मैंने बताया कि लोग एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे और इसी तरह से वे किसी गुफा या किसी जंगल के किसी वृक्षों के नीचे आश्रय उनका रहता था और खाने में वे सबसे यही पशु का शिकार करते थे। हंटर्स थे, गैदरर्स थे, यानी जो उस समय जंगलों में जो नेचुरल तरीके से जो वनस्पतियाँ या फल इत्यादि उपलब्ध होते थे उन्हें वे खाते थे और वहाँ आश्रय इनका था। लेकिन सबसे बड़ी जो क्रांति हुई वो आज से लगभग 32,000 साल पहले हुई और 12,000 BC में हुई। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 12,000 BC 12,000 BC में क्लाइमेट चेंज हुआ, जलवायु में परिवर्तन हुआ और थोड़ा सा जलवायु गर्म होना स्टार्ट हुआ। तो पौधे के विकास के लिए जलवायु बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। जब मौसम गर्म हुआ, जलवायु में बदलाव हुआ, तब घास के बड़े बड़े मैदान विकसित होने लगे। नेचुरल रूप से घास उगना स्टार्ट हुआ और घास उगने की वजह से बड़े बड़े घास के मैदानों का विकास हुआ। और इसके पश्चात नेचुरल क्रॉप्स जो होते हैं, सबसे पहले जौ जो उसका उत्पादन हुआ और सबसे पहले खेती यदि हम बात करें तो ये मेहरगढ़ अभी पाकिस्तान में है और इस मेहरगढ़ में सबसे पहले आज से लगभग 10,000 साल पहले 10,000 साल BC 10,000 BC के करीब यहाँ पे पहले खेती हुई और सबसे पहले पशुपालन और खेती एक साथ यहाँ हुई। यहाँ इतिहासकारों को बहुत से पशुओं के हड्डियाँ इत्यादि मिली हैं और बहुत से कॉर्प्स जो होते हैं, कॉर्प्स का अवशेष मिला है। वैसे तो क्रॉप्स जो होते हैं जौ, गेहूं इत्यादि बच नहीं पाते, लेकिन यदि वे जल जाते हैं किसी कारण तो कार्बोनाइजेशन की वजह से लाखों साल तक उनका मटेरियल, उसका तत्व तो बचा रह जाता है। इसी कारण इतिहासकारों को यहाँ पे अवशेष मिले सबसे पहले कृषि इत्यादि के। और इसी तरह से पूरे उपमहाद्वीप में जगह जगह पर खेती के पुराने महापाषाण काल के
उसके बाद नवपाषाण काल के अवशेष मिले हैं, जैसे नवपाषाण काल के कोल्डीवा महागढ़ा मध्य प्रदेश, चिरांद बिहार, बुर्जहोम कश्मीर, हुंसगी कर्नाटक, कुर्नूल तमिलनाडु, पय्यमपल्ली तमिलनाडु, ये सब सभी पुरा स्थान हैं। और नॉर्थ ईस्ट में भी दाहोजली नामक एक पुरा स्थान है और यहाँ पर भी पुरानी आरंभिक कृषि इत्यादि के अवशेष मिले हैं। तो इस तरह से ये सभी अवशेष जो हैं, इसके माध्यम से आज से हम लाखों साल का इतिहास और वे लोग क्या करते थे, क्या खाते थे, ये हम जान सकते हैं। और ये इतिहास का व्याख्या यानी जो वहाँ से स्रोत प्राप्त हुए हैं, किसी पुरा स्थल से जो भी सामग्री प्राप्त होती है, किसी का अवशेष, हड्डियाँ, कोई बर्तन या कोई अन्य सामग्री, उसे हम स्रोत कहते हैं। स्रोत का अर्थ होता है कि ऐसी सामग्री यानी जो कोई अवशेष किसी भी चीज का हो, पुरानी सभ्यता का अवशेष को स्रोत कहते हैं। और इतिहासकार जो होते हैं स्रोत के माध्यम से इतिहास की व्याख्या करते हैं और वे समझते हैं। और इसके बाद स्रोत के बाद जब नवपाषाण काल हुआ, खेती का आरंभ हुआ, तो उसके पश्चात धीरे धीरे सभी लोग खेती करने लगे। सबसे पहले कुत्ते को पालतू पशु बनाया गया। सबसे पहले कुत्ता जो है पालतू रूप में पाला गया। इसका वजह था कि सबसे छोटा जीव था और सबसे वफादार था, उसे पाला गया। फिर धीरे धीरे बैल, गाय इत्यादि पाला जाने लगा। और सबसे पहले आज से लगभग सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो 2700 BC 2700 BC यानी ईसा पूर्व सबसे पहले आरंभिक नगर शुरू हुए। हमारी उपमहाद्वीप की भारतीय सभ्यता में सबसे बड़ी विशेषता है कि सबसे पहले हमारा सभ्यता नगरीय सभ्यता था, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था 2700 BC पूर्व, वो एक नगर की सभ्यता थी। उसका कारण था कि उसमें सभी व्यवस्था जो आज के लगभग पाकिस्तान के क्षेत्र को कवर करता है और कुछ कुछ राजस्थान, गुजरात इत्यादि को पूरा कवर करता है अपना ये सिंधु घाटी इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये जो सिविलाइजेशन थी, इसमें सभी मकान ईंटों के थे, सभी मकान पक्के थे, ईंट के थे, 2 मंजिले थे, 1 मंजिले थे। और सभी का निकासी ड्रेनेज सिस्टम यानी जल निकास प्रणाली बिल्कुल उत्तम था, यानी सभी गलियों के निकास प्रणाली सीधी थी और ये सभी समकोण पे दूसरे सड़क में मिलके इस तरह से ये मिल जाते थे, ये सड़क और गली। और व्यवस्थित रूप से इनका निर्माण किया गया था, कोई भी गली टेढ़ी मेढ़ी नहीं थी, समकोण पे यानी राइट एंगल पे सबको ये काटती थी। और इस तरह से यदि हम बात करें भवन निर्माण की, निकासी, उसके जल निकासी की, सभी उत्तम था। और इस तरह से सभी लोग विभिन्न कार्यों में संलग्न थे। कोई शिकारी थे, कुछ पशुपालक थे, कोई कृषक थे, व्यापारी भी थे। जहाँ गुजरात के लोथल बंदरगाह के पास, यहाँ लोथल बंदरगाह था गुजरात में, और यहाँ से काफ़ी व्यापार हुआ करता था, ईरान से, ग्रीस से, यूनान से। और ये सब व्यापार करने के साक्ष्य जो है इतिहासकारों को स्रोत के रूप में मिले हैं, वहाँ के बर्तन, ईरान के, यूनान के। और इस तरह से इनका व्यापार चलता था। इसके पश्चात लगभग 500 BC 500 ईसा पूर्व सबसे पहले संपन्न गांव या संपन्न, यदि हम जनपद कहें, यानी पहले नगर बने फिर जनपद, 500 ईसा पूर्व जनपद जो 16 महाजनपद है उनका निर्माण हुआ। और उन सब में सबसे शक्तिशाली जो था वो मगध था। और मगध जो इसीलिए शक्तिशाली था क्योंकि वह झारखंड और मध्य प्रदेश का जो बीच में पहाड़ी क्षेत्र है उसमें वह स्थित था। और पहाड़ी क्षेत्र में लौह अयस्क का और कोल का यानी कोयले का भंडार था। और इसके माध्यम से लौह अयस्क के वजह से हथियार बनाने के लिए सभी लोह की सामग्री, कच्ची सामग्री वहाँ से मिलती थी, जिसलिए वह हथियार बनना करता था। घने जंगल मध्य प्रदेश के पास में थे और वहाँ से हाथी को पकड़ के अपने सेना में वे शामिल करते थे। और दूसरी बात थी कि यहाँ पर जो मगध राज्य था, यहाँ पे जो मगध था वे सोन नदी के तट पर था। और सोन नदी आगे जाके गंगा में मिल जाती है। सोन नदी का उपजाऊ मैदान के वजह से यहाँ पे जो है
खेती की कृषि भी बहुत अच्छी होती थी, उन्नत होती थी, और इस कारण इनके पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन इत्यादि थे और इन्होंने धीरे धीरे अपना राज्य क्षेत्र बहुत विकसित कर लिया। और इन्हीं के राज्य में सबसे प्रसिद्ध जो रणनीतिकार थे चंद्रगुप्त मौर्य, और जो सबसे ज़्यादा जिनको चाणक्य ने गद्दी दिलवाई थी, चाणक्य की सहायता से उन्होंने अपना राज्य प्राप्त किया था, उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया और इस पे राज किया। इसके पश्चात ये सभी बात जानने के लिए सबसे पहले हमें जो स्रोत मिलते हैं उसमें पांडुलिपि सबसे श्रेष्ठ है। पांडुलिपि का अर्थ होता है हाथ से लिखी हुई मैन्यूस्क्रिप्ट्स, यानी हाथ से लिखी हुई कोई पत्र या पुस्तक। और इसमें पहले पेपर का यानी कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, तो उस समय भुर्ज नाम की वृक्ष जो हिमालय की तलहटी में उगा करती थी, उस भुर्ज वृक्ष के छाल को पेपर के जैसे शीट बनाकर उसमें लिखा जाता था। और ये सभी जो अभिलेख इत्यादि जो भी राजा महाराजाओं या फिर जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे, वे इसमें अपने लिख के और संरक्षित रखते थे, और उसी के वजह से आज हम पुरानी चीज़ों को जान सकते हैं स्रोत के माध्यम से, पांडुलिपि के माध्यम से। और अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण है। अभिलेख का इस्तेमाल बहुत पहले ज़्यादा हुआ करता था। लगभग जब नगर बनने लगे 500 BC के आसपास 16 महाजनपद, तो सभी राजा महाराजा आपस में संसाधन के लिए, जमीन के लिए और ज़्यादा अपनी सीमाएं विस्तार करने के लिए एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे, युद्ध होने लगा। और युद्ध की लेखा जोखा, अपने बड़ाई प्रशस्ति और अपने राज्य क्षेत्र की सीमाओं को हमेशा के लिए दिखाने के लिए उन्होंने पत्थर और लकड़ी या कोई धातु के ठोस सख्त सतह पर अभिलेख यानी उस पर लिखावट करवाई, और इसे हम अभिलेख कहते हैं। ये किसी पत्थर या किसी धातु या लकड़ी के ऊपर लिखे जाते हैं, और ये अभिलेख जो है हजारों साल तक सुरक्षित रहते हैं। तो इस तरह से अभिलेख, पांडुलिपि, स्रोत, ये इन सब के माध्यम से हम इतिहास को जान सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो है टाइम लाइन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो हिस्ट्री में या इतिहास में सबसे जो कंसेप्ट समझने का होता है वो होता है BC और AD। और जो भी हम आज कैलेंडर यूज करते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर जो हम यूज करते हैं, उसका प्रचलन ईसा मसीह के जन्म के पश्चात हुआ। बैथलेहम में जो इजराइल में है अभी, उसमें उनका जन्म हुआ था ईसा मसीह का, और उन्होंने उनके जन्म के साल को हम लोग ईस्वी के नाम से जानते हैं। और इनके जन्म के बाद के जो भी टाइम पीरियड है उसे AD कहते हैं, यानी ईस्वी। और इनके जन्म से पहले के टाइम को हम लोग कहते हैं ईसा पूर्व, यानी BC। तो BC कहने का मतलब है कि ईसा मसीह का जन्म के पहले के जितने वर्ष हैं वे सब BC में आते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के बाद जो भी टाइम पीरियड होता है वो AD में आता है। यदि हम यहाँ पे कहें 12,000 साल BC, इसका मतलब हुआ कि ईसा मसीह के जन्म के से 12,000 साल पहले। इस तरह से हम हिस्ट्री के डेट्स को भी जान सकते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर के इंट्रोडक्शन में इतना ही आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही अपलोड करेंगे।